सम्मेलन में पर्टिकुलर कोई था जो भाग लिया था? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल तीनों गोल में भाग लिए थे। ठीक है, चल बता। हैं? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर और सुभाष। हाँ ठीक है। क्या किए थे भीमराव अम्बेडकर, क्यों भाग लिए थे? तीनों में गए थे। तो जब सेकंड में भी गए तो थर्ड में गए तो गांधी और इसके बीच कुछ हुआ था? क्या था बताओ। हम्म, ठीक है, चलो बैठो, बैठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हम लोग थोड़ा गोलमेज सम्मेलन 3 देखे थे, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे का। गोलमेज सम्मेलन में जो होता है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, वो सक्सेस नहीं होता है। तो उस समय एक व्हाइट लेटर फॉर्म फिल कराया जाता है उनसे, और वो सक्सेस नहीं होता है। ये था कि उनको एक पेपर में साइन कराना रहता है ब्रिटिशर्स को, किससे? जो भी कांग्रेस और गांधी के जो मेन लीडर्स होते थे, मतलब इंडिया के मेन लीडर्स से, कि आप हमको सपोर्ट करोगे। बट वो सक्सेस नहीं हुआ। तब क्या होता है, जब सक्सेस नहीं होता है तो गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण चालू करते हैं। और द्वितीय चरण में उसने हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाता है। दलित वर्ड की जगह वो हरिजन का नाम देता है। ठीक है, हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाता है। उसी समय 1930, अगर बात किया जाए तो 19 थोड़ा स्टोरी वाइज देखेंगे इसको। 1932 से लेके 1935 तक ये पूरा कंटिन्यू चलता है, और ये पूरा ओवरऑल इंडिया में जाता है। और 1933 में छत्तीसगढ़ आया जाता है। कब आता है? 8 नवंबर से लेके, सॉरी 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पे आता है। ठीक है, और मेन उसने 1932 में इसने हरिजन उत्थान पत्रिका लाता है, मैगजीन लाता है हर हफ्ते के लिए। ये पहले वीकली रहती है, ठीक है, फिर डेली बेसिस पे किया जाता है। वहां पे उनके बारे में ये दिया जाता है कि ये यहाँ यहाँ पे हरिजन उत्थान कार्यक्रम चला रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट करना था कि आप हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाओ। यहाँ तक क्लियर है? 1932 को। अब क्या होता है, 1932 से 35 के बीच चलाता है, और उसी समय इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इंडियन काउंसिल एक्ट लाया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को अलग अलग डिवाइड करना है अपना क्षेत्र। तो उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक नाम से एक नया बनाया जाता है, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस नाम का एक अलग से क्षेत्र बनाया जाता है 1935 में। और सेंट्रल प्रोविंस जो क्षेत्र होता है, यहाँ से ये बोला जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र से जो रहेगा, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को विधान परिषद में शामिल किया जाएगा। विधान परिषद में शामिल किया जाता है। और जो 1935 है, इसका जो एक्ट होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे ज्यादा टैक्स किसानों पर लगा दिया जाता है। ठीक है, किसानों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। अब 1935 के बाद इतने ज्यादा किसान आंदोलन होते हैं। ठीक है, 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय जंगल सत्याग्रह सबसे होते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन पूछता है। बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ या इंडिया में सबसे ज्यादा जंगल सत्याग्रह कब होते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय होते हैं, 1930 में। और अगर बोला जाएगा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन कब होते हैं? किसान आंदोलन होने का मेन रीजन भी रहता है, 2 से 3 वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो किसान आंदोलन कब होता है? तो 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद होता है। आ रहा है? किसान आंदोलन से 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, वो भी बताता हूँ अभी। 1935 जब बोला जाता है सेंट्रल प्रोविंस में कि आपको
विधान परिषद में पार्टिसिपेट लेना है, उसमें छत्तीसगढ़ से भी लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट लेना रहता है, और उड़ीसा से भी, महाराष्ट्र से भी, है ना। तो यहाँ पे जो 1935 के बाद 1937 में एक इलेक्शन कराया जाता है, वहां पर सेंट्रल प्रोविंस का जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, वो बनाया जाता है डॉक्टर खड़े को। ठीक है, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट का डॉक्टर खरे अपोज कर देते हैं, विरोध कर देते हैं कि आप किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो, और ना उसके लिए आपने एमएसपी लाया है। एमएसपी मतलब ऐसा था कि जो किसान लोग का पूरा धान, जो भी अनाज आता था ना, वो गोदाम में भर लेते थे, जो सेठ मारवाड़ी होते थे वो, और बाकी लोगों के पास तो रहता ही नहीं था धान। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर खरे ने बोला कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ अपने पद से। डॉक्टर खरे ने इस्तीफा दे दिया, 6 महीने भी पद पे नहीं रहे। इसके समय जब पद संभाला था वो था पंडित रविशंकर शुक्ल। तो बोला जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय वो रहते हैं हमारे पास शिक्षा मंत्री यहाँ के। आ रहे समझ में? ठीक है, शिक्षा मंत्री का पद इनको दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर खरे इस्तीफा दे देते हैं तो रविशंकर शुक्ल जो सेंट्रल प्रोविंस के फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। आ रहे समझ में? जैसे रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने कुछ कुछ एक्ट बोलते हैं कि आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा, है ना। अब वो सुधार कैसे होता है, नॉर्मली किसी से भी नहीं होता था। 1937 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, दुर्ग डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। ठीक है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल थे। ये किसान आंदोलन क्यों होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो डोंडी लोहारा एक ब्लॉक है, बहुत फेमस ब्लॉक है। वहां पे क्या होता था, जितना भी वो एक्चुअली वो धान मंडी के हिसाब से बहुत प्रमुख क्षेत्र होता था उस समय दुर्ग का। दुर्ग जिले में आता था, बालोद जिले में आता है। तो वहां का जितना भी अनाज था ना, ठीक है, वहां के 2-3 सेठ थे, वो अपने गोदाम में भर लेते थे और उसको महंगे दर पे किसानों को मतलब जिनका धान को वो कम रेट में, क्या होता था, कर्ज, किसान लोग कर्ज लेते थे। तो कर्ज के लिए इन लोग क्या करते थे, उनके ऊपर ब्याज बहुत ज्यादा लगाते थे, इंटरेस्ट लगाते लगाते वो क्या करते थे, उनके अनाज को पूरा हड़प लेते थे, तुम पैसा दो नहीं तो हमको अनाज दो। ठीक है, तो उसी को फिर जिन लोग किसान होते थे ना, उसको डबल तिबल रेट में उनको वही बेचते थे, उनके पास खाने के लिए नहीं रहता था, तो है ना। ठीक है, तो इसका विरोध किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। 2 भाई थे, सरयू प्रसाद अग्रवाल नेतृत्व करता जरूर था, लेकिन जिस स्थान पे नेतृत्व करता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अभी इसके नाम पे एक स्टेडियम भी बना है बालोद में, सरयू प्रसाद अग्रवाल के नाम पे। जिस एरिया में उसको गिरफ्तार, दोनों भाई थे, दुर्ग के थे वो, दोनों को गिरफ्तार किया, तो इसका जो लीडर था वो बना नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल पूरा का पूरा किसान लोगों को मोटिवेट किया था, और इसमें जो मेन नेता इनका था वो एक मुस्लिम था। ठीक है, रफीक राउल नाम का एक मुस्लिम था। वो पूरा किसानों को पूरा एकजुट करके इस किसान आंदोलन को सफल किया था। उससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर बोला जाए ना तो छत्तीसगढ़ का सबसे मेन जो किसान आंदोलन सफल हुआ है ना, वो यही वाला है। देखो कौन कौन सा है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो किसान आंदोलन है सबसे ज्यादा सफल हुआ है ये। ठीक है, हुए बहुत सारे किसान आंदोलन है, लेकिन सबसे बड़ा किसान आंदोलन और सबसे सफल आंदोलन यही है। 1937 में डोंडी लोहारा हुआ था, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोनों भाई मिलकर किए थे, पर सरयू प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने ही इसका नेतृत्व किया था। हुआ पहले से हुआ है, 1879 से हुआ, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट आने के बाद से ज्यादा इसको बढ़ाया गया था, है ना। दुर्ग डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। ठीक है, अब ये वाला सबसे मेन था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, इसमें से 3 से 4 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन जो दुर्ग डोंडी लोहारा का था ना, जब हुआ ना, उसके बाद से ही पहली बार एमएसपी पे खरीदना चालू किया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सुपरवाइजर्स को ऑर्डर देता था कि आपको एक फिक्स रेट रखना है, उसी पे खरीदोगे आप। ठीक है, आ रहे समझ में? ये था। तो पहली बार एमएसपी कब आया? दुर्ग डोंडी लोहारा किसान आंदोलन के समय आया। ठीक है, इसको आपको नोट रखना है। ठीक है, हुआ ये हुआ, तो 1937 से 39 तक चला ये। ठीक है, अब इसी समय छुई खदान का भी किसान आंदोलन हुआ था, है ना।
अब थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूं मैं। 1900, यहां तक क्लियर है? उन्नीस सौ अड़तीस की बात करते हैं। सेंट्रल प्रोविंस में एजुकेशन सिस्टम लाया गया। शिक्षा शिक्षा अधिनियम, सबसे पहले जो सेंट्रल प्रोविंस था वहां शिक्षा अधिनियम लाया गया, और छत्तीसगढ़ कॉलेज जो बना है वो इसी समय बना है। याद रखना, छत्तीसगढ़ कॉलेज जानते हो, है ना, 1937-38 का, ये 38 वाले में, उसके पहला सत्र 38 से ही चालू हुआ है ना। और बिलासपुर में सीपी कॉलेज है, सेंट्रल प्रोविंस वाला, ठीक है, विप्रा कॉलेज, सीपी कॉलेज है ना, वो यही है। तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, मतलब सेंट्रल प्रोविंस में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम लाया गया, और यहाँ का पूरा डिसाइड किया गया कि ये एजुकेशन यहाँ यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे होगा। ब्रिटिशर्स ने लाया है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, आ रहा है समझ में? तो 1938 में पहली बार छत्तीसगढ़ का एजुकेशन सिस्टम लाया गया था, ठीक है, शिक्षा नीति बोलते हैं उसको। और इसी समय छत्तीसगढ़ कॉलेज जो खोला गया था, जो रायपुर का था, वहीं से एजुकेशन जो इनकी पॉलिसी थी उसको फॉलो कराया गया था। तो पहला शिक्षा सत्र 1938 लेना है हमको, है ना। अब इसी समय क्या हुआ था, पूरे इंडिया में क्या चल रहा था, 1939 कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बेटा। उस अधिवेशन, अभी नोट मत करो, समझो पहले, फिर मैं नोट करवा दूंगा, है ना। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस में ही होता है। सेंट्रल प्रोविंस में एक जबलपुर नाम का स्थान है, अभी भी है, सुनो जबलपुर। जबलपुर में एक त्रिपुरी है, कांग्रेस का त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरी अधिवेशन होता है, आ रहा समझ में? अब देखो, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी एक बार अध्यक्ष बन चुके रहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टाइम फिर उनको बोलते हैं, जनता बोलती है खड़े हो जाओ आप लोग, सब लोग बोलते हैं सपोर्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, उधर एक और रहता है, एजेड आदमी रहता है, 60+ रहता है, पट्टाभी सीतारामैया उसका नाम रहता है, सुने हो, है ना। पट्टाभी सीतारामैया खड़े होता है, वो गांधी का खास आदमी रहता है। सुभाष चंद्र बोस यंग रहता है। अब वोटिंग होता है तो सुभाष चंद्र बोस को वोटिंग ज्यादा मिलती है, वोटिंग के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जीतता है। अब पट्टाभी सीतारामैया हारता है, तो गांधी जी बोलता है कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार। वो डायरेक्ट डायलॉग मार देता है, बस एक लाइन यही बोलता है, पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार। अब उनके जो चेले लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे गांधी विलन बना, है ना, ठीक है, विलन बना गांधी, नहीं बना ना। तो सुभाष चंद्र बोस जबकि 1 साल कार्यकाल जब रहते हैं ना उनका, तो बहुत अच्छा रहता है, कांग्रेस बहुत प्रोग्रेस करता है उस समय। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार। अब जिन लोग सुभाष चंद्र बोस को वोट दिए रहते हैं, गांधी नाराज हो जाएगा करके अपना वोट वापस ले लेते हैं। अब बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को हम वोट देंगे। अब आता है सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा, वो बोलते हैं आप लोग उसी को बनाओ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ अपने कांग्रेस से इस्तीफा देके अपना अलग से पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं बनाते हैं, विदेश में बनाते हैं, है ना, हाँ, बहुत फेमस होता है वो, और अच्छा सक्सेस भी होता है वो, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार गांधी बोलता है, तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देता है। आ रहे समझ में? 1939। अब 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है ना बेटा, वहां पे एक चीज सबसे ज्यादा होता है, वहां पे कोई भी मुस्लिम लीग के व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बोला जाता है पाकिस्तान को अलग करो, तो मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि कांग्रेस के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है। दोनों बोलते हैं ना, कोलैब करते हैं, मतलब हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको करना। तो 1939 में मुस्लिम लीग का नहीं होता है, और 1940 में पाकिस्तान पृथक करो की मांग रखी जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। और ये कब रखा जाता है, देखो ध्यान से देखना, इसी समय एक प्रस्ताव आता है बेटा, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, क्या सुने हो? अगस्त प्रस्ताव क्या है बताओ? 8 अगस्त को चालू होता है ये, 1940। अगस्त प्रस्ताव क्या है, सुने क्या था बताओ?
हम्म। हाँ हाँ, अगस्त प्रस्ताव का देखो, देखो ध्यान से देखना, तीन बात होता है, मैं समझा रहा हूँ अभी स्टोरी वाइज। हाँ देखो, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये डोमिनियन स्टेट वाला ये था। देखो क्या होता था, मैं बता रहा हूँ। डोमिनियन स्टेट होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं हम, है ना। तीन पॉइंट रखा जाता है, जो अभी जम्मू कश्मीर जब अलग हो रहा था, उसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था 370, उस समय भी ये बात आई थी। तीन बात बोला गया था उसको, आप अपने आप को या तो डोमिनियन स्टेट बना लो, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ। उस समय की बात, उसको एक बार और डिस्कस करेंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने नियम और कानून, ठीक है, अपनी करेंसी जो मुद्रा होती है, ये सब आप डिपेंड होंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे आपके अंदर जो भी कॉलोनाइजेशन में रहा है, मतलब हम जिसके कब्जे में रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से खुश रखेंगे ताकि वो हमारे ऊपर अटैक न करे, इसके लिए बोला गया। अब उस समय क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो रहे थे, ठीक है, परमाणु नीचे होगा, नीचे, है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो उस समय न्यूक्लियर वेपन्स बहुत यूज हो रहे थे, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो बहुत ये था, देखो ध्यान से देखना, जापान, जापान बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा था। तो चाइना को, अमेरिका को, ब्रिटेन को थोड़ा सा ये लगा कि क्यों ना हम किसी का भी वो करें, सपोर्ट ले। तो इंडियन से वो सपोर्ट पहले बार फर्स्ट वर्ल्ड वार में ले चुके थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये था कि अगर इंडिया डोमिनेंट स्टेट बन जाए, फोर्स किया गया था, याद रखिएगा। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, वो दोनों को बताता हूँ कंपेयर करके। तो ये बोला गया था कि आप अगर डोमिनेंट स्टेट बन जाते हैं इंडिया, तो हमको सबसे ज्यादा करेंसी मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा, वो पैसे का हम सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज करेंगे, ये था। तो डोमेन स्टेट बनाने के लिए रखा गया था। डोमेन स्टेट का मतलब है हर चीज आप अपना करोगे, लेकिन आप जिसके कब्जे में रहे हैं उसको आपको खुश रखना पड़ेगा, वो जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये था डोमेन स्टेट, है ना। तो जब डोमेन स्टेट बनाने के लिए रखा गया, तो पाकिस्तानी लोग बोले, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हम इंडिया के साथ मिलकर डोमेन स्टेट नहीं बनेंगे, पाकिस्तान को अलग करो, पाकिस्तान को अलग करो। पाकिस्तान पृथक की मांग रखी गई और बोला गया अगर आप पाकिस्तान को अलग करेंगे, किसको बोला गया था, ब्रिटिशर्स को, अगर आप पाकिस्तान अलग करेंगे तो हम पाकिस्तान अलग से भी डोमिनेंट स्टेट बन जाएंगे, हमको आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अरे समझ में, लेकिन पाकिस्तान के पास अगर बात किया जाए ना, तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ उस समय 30 से 35% ही पाकिस्तान की पॉपुलेशन काउंट होती। तो उस समय ना जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो इंडिया वाले पार्ट में थे, पाकिस्तान वाले पार्ट में थे नहीं। तो इनको लगा कि हम अभी से अगर इसको अलग कर दिए, है ना, तो हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अगस्त प्रस्ताव सक्सेस नहीं हो पाया। और जो लोग अलग अलग मांग रहे थे सबको गिरफ्तार किया गया। इसी समय जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे थे ना, उसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया। मतलब अगर आंदोलन को, सभी को एक साथ गिरफ्तार किया जाए, तो एक एक व्यक्ति आएगा और आंदोलन को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। विनोबा भावे सबसे पहले प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, है ना, 1940 में, क्लियर है, 1940, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रही आए, ठीक है। सबसे पहले थे विनोबा भावे, ठीक है। अगर ये देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रही मतलब क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, मैं गिरफ्तार हो गया, वो किसी को नहीं पता रहता था मेरे बाद कौन आएगा, मेरे बाद इसको यहाँ बुलाया जाएगा और बोला जाएगा भाषण दे, ये गिरफ्तारी तो कंटिन्यू ऐसे होगा। एक संग गिरफ्तार होने से क्या होता था, आंदोलन रुक जा रहा था, आ रहा समझ में। इसी समय 1940 के बाद से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह अच्छा खासा 2 साल तक चला, ठीक है। और 1942 की बात करते हैं। 1942 में एक मूवमेंट आता है, ग्वालियर टैंक मुंबई से, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी आंदोलन के समय गांधी जी को फिर से गिरफ्तार किया जाता है, और
इसी समय उनकी जो वाइफ होती है कस्तूरबा गांधी, उनकी डेथ होती है। और उनके एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य होती है शिष्य होते हैं महादेव देसाई। महादेव देसाई, देसाई है ना, महादेव देसाई, उनकी भी डेथ हो जाती है इसी समय। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आपको अगस्त प्रस्ताव के बाद 2 साल तक ये अच्छा खासा चलता है। अगस्त प्रस्ताव में 2-3 बात रखी गई थी 1940 की, 2 से 3 बातें प्रमुख हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, डोमेन स्टेट वाला। इसी समय 1940 में होता है हमारे पास पाकिस्तान पृथक करो की मांग, मोहम्मद अली जिन्ना की द्वारा की जाती है और मुस्लिम लीग के द्वारा। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह ही होता है, 3 मूवमेंट होता है। ये 1942 तक चलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1942 का कौन सा मूवमेंट आ जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है आजादी से। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ठीक है, 1947 तक आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये था, इस समय एक नारा भी दिया गया था, क्या? करो या मरो, है ना। ठीक है, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले एक डेट डिसाइड किया गया था वर्धा कॉन्फ्रेंस में, वर्धा जो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, वहां पे तो भारत छोड़ो आंदोलन अच्छा खासा चलते रहता है। इस बीच कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे कस्तूरबा गांधी की डेथ होती है ना, और गांधी जी गिरफ्तारी से वापस आते हैं, तो वो थोड़ा से सुस्त पड़ जाते हैं। इसी समय एक यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स जो रहता है, क्रिप्स मिशन लाता है स्टेफर्ड क्रिप्स, और उनको सपोर्ट करने वाले रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, इन लोग आते हैं। इन लोग आके अब फिर हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन में भी इनका ही थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। देखो, क्रिप्स मिशन में ये बोला जाता है कि आप या तो डोमेन स्टेट बन जाओ, या अपने रूल्स रेगुलेशंस, हम एक व्यक्ति भेज रहे हैं, उसकी टीम भेज रहे हैं, उसके थ्रू बनवा लो। तो क्रिप्स मिशन का उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रिप्स मिशन इतना सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी लोग क्रिप्स मिशन को ये बोल के वो करते हैं कि हम रूल्स रेगुलेशन बनवा भी लेंगे, लेकिन लागू कैसे होगा, हम अपना खुद से बना सकते हैं, इनके भरोसे नहीं बैठेंगे। तो क्रिप्स मिशन इतना सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन अच्छा खासा सक्सेस होता है। ठीक है, उस समय जो हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रिप्स मिशन ने बोलता है कि क्रिप्स मिशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस के लिए यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्रिप्स मिशन बोलता है, क्रिप्स जाके स्टेफर्ड क्रिप्स वहां जाके बोलता है, तो वहां के लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे नए वायसराय भेजते हैं। ठीक है, और इसकी बात यहाँ पे नए वायसराय की बात इन लोगों को पता चल जाती है, इंडिया को और कांग्रेस को, मतलब जो गांधी और कांग्रेस को। तो इनका एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। ठीक है, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, उसमें ये बोलता है कोई भी वायसराय, कोई भी व्यक्ति आए, हम भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, भले हम गिरफ्तार क्यों न हो जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। उसी समय एक शिमला समझौता रखा जाता है 1945 के बाद, है ना। तो शिमला समझौता के समय हमारा माउंटबेटन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारा अंतिम वायसराय कहलाता है, और ये बहुत अच्छा इंसान था जिसने हमको आजादी दी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू हम लोगों को आजादी मिलती है। उसने पहले ही बोल देता है आपको जुलाई तक हम आजाद कर देंगे, 3 से 7 जुलाई का डेट देता है वो, उसके बीच हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, पहले ही घोषित कर देता है। और माउंटबेटन जो रहता है वो अंतिम वायसराय बन के जो आता है ना, वो इंडिया को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो वो घोषित जब कर देता है तो इंडिया वाले शांत हो जाते हैं। उसी समय हमारे पास ये आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आता है? कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उसमें 3 व्यक्ति जो फेमस रहते हैं, जो क्रिप्स मिशन के लिए आते हैं ना, स्टेफर्ड क्रिप्स, वो फिर से आता है, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस तीनों आते हैं, और यहाँ के बारे में पहली बैठक कराया जाता है। पहली बैठक जब होती है, तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, थोड़ा रिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पता है सबको क्यों होती है इतने टाइम को?
इसमें जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया जाता है? अस्थायी वरिष्ठ था एक, ठीक है, वरिष्ठ था। और ये तीनों लोग जो आए थे ब्रिटिशर्स, इनको हिंदी के बारे में नॉलेज तो था नहीं। आ रहे समझ में? ठीक है, तो वहां पे एनआरआई था, ठीक है, जॉवरेंग सर नाम का एक व्यक्ति था, उसको बनाया गया था उसके सपोर्ट में। उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आता था। तो पहले बैठक है, श्री राजगोपालाचारी भी था, ठीक है। जावरेंग सर जो था, इसको बनाया जाता है कि आप ट्रांसलेटर का काम करोगे। सच्चिदानंद सिन्हा और इन लोग सब मिलके क्या बात करते थे? सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे एजेड था वहां पे वो, अस्थायी रूप से बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से बनाया जाता है। उस समय भी वही सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि इनका जो बैठक में जो भी बातें होती है ना, उसको ब्रिटिशर्स को वो समझाते जाते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया और उसके बाद हम लोग को थोड़ी सी आजादी मिलती है, ठीक है। और माउंटबेटन ने डायरेक्ट बोल देता है ऐसे ऐसे है, ठीक है। माउंटबेटन का काम रहता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके शांति बनाए रखना, और इसके लिए फिर से एक नया मुद्दा उठ जाता है, ठीक है। तुम लोग को पता है हरि सिंह जो राजा रहता है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका कहानी पता है? हाँ, मिलने के लिए। तो देखो उसके पास 3 पॉइंट माउंटबेटन देता है। 3 पॉइंट बोलता है, या तो आप अपना अलग से एक देश बना लो, डोमिनियन स्टेट बना लो, या तो आप पाकिस्तान में मिलो, या तो मिल जाओ इंडिया में। पाकिस्तान वाला फोर्स करता है उसको मिलने के लिए, इंडिया वाला फोर्स नहीं किया। पाकिस्तान वाले से गलती क्या हो गई, जबकि पाकिस्तान वहां से पास था, हमारा जो कैपिटल था वो इतना पास नहीं था वहां से, है ना। तो पाकिस्तान क्या करता था, उसको डराने धमकाने के लिए थोड़ा सा अटैक कर देता है उसके ऊपर, हमला कर देता है। तो वो डर जाता है और बोलता है कि पाकिस्तान अभी हमला कर रहा है, बाद में फिर से हम लोगों को दिक्कत ना करे करके। तो उसके सामने जो हमारे आयरन मैन होते हैं वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों सभी जगह के रियासतों को अपने क्षेत्र में शामिल कर रहे थे। तो उनके सामने 3 बातें रखी जाती है, ठीक है। हरि सिंह बोलता है, आप क्या गारंटी देंगे कि हम लोग इंडिया में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास है, तो वो कभी ना कभी हमको अटैक करके तंग करेगा ही, है ना। तो वो बोलता है कि हम आपको एक अलग से रूल देंगे, जो हमारा संविधान होगा ना उसमें एक अलग से रूल देंगे कि आपको आर्टिकल 370 दिया जाएगा, जो अभी बंद हो चुका है ना। अनुच्छेद 370 में आपका बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि मान लो ना, वहां पे वहां की कोई लड़की से यहाँ के लड़के शादी नहीं कर सकते, पता है आपको? जमीन नहीं खरीद सकते वहां पे हम लोग, है ना। अभी तो कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, उस समय ये था। हाँ अभी है। हाँ, 370 में जो आर्टिकल 370 के अंदर सब आर्टिकल्स है ना, उसको कुछ कुछ हटाया है, पूरी तरह से नहीं हटा सकता वो। पूरा हटाएंगे तो फिर तो जम्मू कश्मीर को अलग से अपना एक देश बनाना पड़ेगा अपने आप को। और उस समय जम्मू कश्मीर के पास इतना पैसा नहीं था, पॉपुलेशन थी नहीं। और उस समय एक रूल था ना, आपको अगर देश बनना है तो आपको किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होके ये रूल और एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि जितना आसपास के देश जो बड़े देश होंगे उसको आपको पूरे पैसे से लेके टैक्स से लेके हर चीज देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पास इतना पैसा था नहीं। और अगर वो अलग देश बनता तो पाकिस्तान पहले ही उसको कब्जा करने के इरादे में था, इधर इंडिया भी कब्जा करता, उसको अटैक करते, लड़ाई होता ही, है ना। तो ये था। और इसके लिए उनको सबसे पहले ये चीज बोला गया कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में शामिल हो तो हमको क्या फायदा होगा, तो वो बोले हम आपका नियम कानून सब देंगे, ठीक है। तभी वो हरि सिंह जो वहां का था ना, तभी वो इंडिया में शामिल हुआ। पाकिस्तान में उसके चांसेस ज्यादा थे शामिल होने के, बट वो पहले अटैक कर दिया, पाकिस्तान डरा धमका के करना चाहता था, ये बात हुआ था, है ना, ठीक है। उस समय बहुत सारी रियासतें थी, हमारे यहाँ भी बहुत सारी रियासतें थी, जो कैबिनेट मिशन के बाद फिर हमारे छत्तीसगढ़ की भी रियासतें थी जो विलय पत्र में साइन किए, ठीक है। तो विलय पत्र में साइन करने वाला आता है, ठीक है। और किसान आंदोलन देखेंगे एक बार हम लोग। देखो छत्तीसगढ़ की ये रियासतें थी, ठीक है।
जो विलय पत्र अब इंडिया के विलय पत्र में साइन हो गया। अब ये रियासतें भारत सरकार के अंतर आएंगे। ठीक है, अब आता है 1 जनवरी 1948 को, आजाद तो हम लोग हो गए। 1 जनवरी 1948 को रियासतों को यह बोला गया था कि आपको शामिल होना है किसमें, भारत में, भारत के विलय पत्र में। ठीक है, तो इसमें जो रियासत थी, खैरागढ़ रियासत जो थी ये थी, है ना। सबसे पहले खैरागढ़ रियासत ने पहले ही वो कर लिया था। ठीक है, ये सब डेटा आएगा आपका जो रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है, और ये रायपुर में ही किया गया था, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में ही। यहाँ पे साइन कर रहे थे सब लोग विलय पत्र में। ठीक है, ये था। अब इसी समय छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हुआ, रियासतों का जब विलय पत्र हुआ। ठीक है, तो उस समय वहां के राजाओं के भी नाम अलग अलग थे रियासत के, और 3 लोगों के नाम ज्यादा आएंगे रियासतों में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। 6 लोग ऐसे थे छत्तीसगढ़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, संविधान जब बनाया गया था, तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उसमें हिंदी प्रारूप समिति में रखा गया था, किसी किसी रियासतों को भी रखा गया था। देखो, रियासत को रखने का मेन क्या था मैं बता रहा हूँ। रियासतों को कॉन्स्टिट्यूशन में समितियों में रखने का मेन रीजन ये था कि वो राज परिवार से संबंधित थे। अगर वो नहीं रखा जाएगा तो वो आंदोलन करे ना, तो जनता को वो अपने खिलाफ, मतलब संविधान के खिलाफ भी भड़का सकते थे। इसीलिए क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ से 3 ऐसे व्यक्ति थे जो नेता लोगों को रखा गया। आ रहे समझ में। उसमें जो लीडर बनाया गया था वो था घनश्याम सिंह गुप्त को। ठीक है, और 3 ऐसे रियासतों को रखा गया था। उसमें से सबसे पहला जो रियासत था ना, वो कांकेर रियासत का ये रखा गया था, ये भानु प्रताप देव को। आ रहा समझ में। 3 ऐसे रखा गया था रियासत, वो तीनों के बारे में हम थोड़ा समझते हैं अभी, है ना। ठीक है, और कौन कौन से थे ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो है। ठीक है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो लिख लो, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, लिखो। संविधान सभा 1946 में छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोगों को रियासतों में, हाँ 1946 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रखा गया था घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग का था, दुर्ग का घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग का था घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग का घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, रविशंकर शुक्ल रायपुर से, रविशंकर शुक्ल रविशंकर शुक्ल। ठीक है, जो रविशंकर शुक्ल थे वो रायपुर के थे, और बैरिस्टर छेदीलाल दुर्ग से, सॉरी बिलासपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर। ठीक है, अब 3 रियासत का लिया गया था, और याद रखा रियासत में जो राजा थे उनको ना लेके उनके छोटे भाइयों को लिया गया था। क्यों नहीं लिया गया था, क्योंकि बार बार उनको राज अपना छोड़ के आना पड़ता था। तो उस समय जो ये वाले थे, जो सरगुजा क्षेत्र थे, सरगुजा के जो राजा थे उस समय थे रामानुज शरण सिंह देव। इनका एक छोटा भाई था
रघुराज सिंह इनको लिया गया था, रघुराज सिंह दीवान। ठीक है, लिख लो, सरगुजा से रघुराज सिंह दीवान को लिया गया, रघुराज सिंह दीवान को लिया गया था। हाँ, रघुनाथ सिंह दीवान। हाँ, रघुनाथ सिंह दीवान, रघुनाथ सिंह अलग है, रघुनाथ सिंह दीवान अलग है ना। ठीक है, जिसको रघुराज या रघुनाथ दोनों नाम से दिया जाता है, तो रघुराज भी देगा तो वही है। ठीक है, रघुनाथ या रघुराज सिंह दीवान। दूसरा है कांकेर का जो था, ठीक है, कांकेर का जो था भानु प्रताप देव, इसको ना लेके लिया गया था राम प्रसाद पोटाई। ठीक है, राम प्रसाद पोटाई कांकेर से था, राम प्रसाद पोटाई कांकेर। राम प्रसाद पोटाई कांकेर। ठीक है, और रायगढ़ का था पंडित किशोर, पंडित किशोर त्रिपाठी, पंडित किशोर त्रिपाठी। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी हम देखते हैं इसको। ये तो हो गया संविधान समिति में लाया गया था। ठीक है, अब आता है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग थे? सिर्फ दो लोग ही थे छत्तीसगढ़ से, एक ठाकुर प्यारेलाल सिंह था और घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो 9 दिसंबर को जो बैठक हुआ ना, उसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ दो लोग को ही बुलाया गया था। ठीक है, पहला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और दूसरा है घनश्याम सिंह गुप्त। ठाकुर प्यारेलाल सिंह और घनश्याम सिंह गुप्त। हम्म, डाउट है कुछ? ठाकुर प्यारेलाल और घनश्याम सिंह, बोल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फर्स्ट हुआ था ना 9 दिसंबर को, बताया था सच्चिदानंद वाला, उसमें बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ये जो मैं बताया था 1937 वाला पीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन रहा है। कौन था उसका नेतृत्व पर करता? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल भी दिया है, सरयू प्रसाद अग्रवाल भी दिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ नरसिंह देता तो नरसिंह को लेंगे, क्योंकि वो तो बाद में गिरफ्तार हो गया था सरयू। अगर दोनों देगा तो दोनों को लेना है आपको, है ना, दोनों भाई थे। ठीक है, अब आ जाता है 14 रियासत में से जो 11 रियासत के शासक थे उनके साथ तो बैठक हो गई इनकी, लेकिन 3 रियासत लोग बाद में बहुत दिक्कत किए थे, बाद में मिल गए थे। ठीक है, चलो अब आता है कि जब विलय पत्र में साइन होने से पहले ही जब हम आजाद हो गए थे तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन झंडा फहराया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। गांधी चौक रायपुर से झंडा फहराया गया था सबसे पहले वामन राव लाखे के द्वारा। लिख लो, वामन राव लाखे ने गांधी चौक रायपुर से झंडा फहराया। वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से फहराए थे। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से फहराए थे। और रायपुर पुलिस लाइन से आर के पाटिल, आर के पाटिल का नाम आता है, रायपुर पुलिस ग्राउंड आर के पाटिल। आर के पाटिल। क्या चीज?
नहीं, उन लोग भी मान गए थे बाद में। वल्लभ भाई पटेल आए थे ना, फिर मनाए थे उनको। बैठक में 11 लोग ही थे, माने तो पूरे थे। बैठक में लिखा है ना, देख, छत्तीसगढ़ में 14 में से 11 बैठक में सपोर्ट किए, 3 लोग नहीं आए थे। फिर उनको वल्लभ भाई पटेल आके मनाते हैं। हाँ, बताता हूँ। शक्ति रियासत जो था वो नहीं मान रहा था पहले, है ना? ठीक है। फिर बाद में शक्ति रियासत को बोला गया तुमको मेंबर बनाएंगे यहाँ का, तो मान गया। ठीक है, ऐसे टाइप का था। ठीक है, शक्ति रियासत जो था ये सबसे ज्यादा कर रहा था विरोध इसका। और कांकेर रियासत भी बोलता था मेरे को अलग से तुम दो, अलग से मैं रियासत बनाऊंगा। तो उसको भी बोला गया था कि तुमको भी हम कैबिनेट मिशन में रखेंगे, तो वो भी मान गया फिर बाद में, है ना? ठीक है। और सरगुजा रियासत था जो नहीं मान रहा था, क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे वाले लोग थे ना, इसलिए। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरऑल इंडिया में सभी लोगों को मिला रहे थे ना, तो यहाँ पे भी मिला, है ना? लौह पुरुष बोला जाता था इनको। ठीक है। अब आता है बिलासपुर से कौन झंडा फहराया था पहली बार। बिलासपुर का गांधी चौक में जो फहराया था, राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी का नाम आएगा, राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी। ठीक है, राम गोपाल तिवारी हो गया। अब इसके साथ हम जानते हैं कि उस समय सेंट्रल प्रोविंस जो था, एमपी अलग से नहीं बना था, उसका मुख्यमंत्री कौन था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ही था उस समय। तो वो कहाँ से फहराए थे? तो वो नागपुर के सीताबर्डी से। पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर के सीताबर्डी से झंडा फहराए। नागपुर सीताबर्डी। ठीक है। सीताबर्डी। सीताबर्डी ग्राउंड होता है, वो क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। चलो, अब आ जाता है ये होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो रहेगा, वो हम लोगों को पढ़ना है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ट्राइब्स। और अभी करेंट में आपको 2024-25 में जितने भी योजनाएं आई हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत डिटेल में मैं एक बनाया हूँ, आपको भेजते हैं उसको स्लाइड में, पीपीटी में। बुलाओ तो उसको कहाँ है। ठीक है। और करेंट में किसको किसको अवार्ड मिला है, पद्मश्री किसको मिला है पता है अभी करेंट में? हम्म, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? पंडीराम